Good morning, class 10. This is Vasve sir. This is the second part of the chapter Manufacturing Industry Lesson 6 from Geography. Today, we'll try to understand about the automobile industry, its importance, its current status, and information technology and electronic industries, along with industrial pollution, air pollution, water pollution, thermal pollution, noise pollution. First of all, we'll see about the automobile industry. ये automobile industry, Indian automobile industry is the fourth largest in the world overall. But अगर टू व्हीलर की बात करें, as far as two wheeler the concerned, this industry hold the first rank in the world. यानी दुनिया में पहला स्थान है टू व्हीलर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टू व्हीलर के क्षेत्र में, जबकि ओवरऑल चौथा रैंक रखता है. 2019-20 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने पूरे $100 बिलियन का टर्नओवर किया और कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में से 22% मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल सेक्टर में किया गया. ये भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी उपयोगिता इतनी बढ़िया है, इतना शानदार है कि ऑलमोस्ट 32 मिलियन पीपल्स आर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर. 32 मिलियन लोग इसमें रोजगार पा रहे हैं. इसके साथ साथ 7.1% इसका ओवरऑल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है. इससे हम समझ सकते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर इस देश की अर्थव्यवस्था में कितनी अहमियत रखता है. लेकिन इतनी जो प्रोग्रेस इसमें देखने को मिला है, ये जो ग्रोइंग सेक्टर के रूप में उभरा है, ये पिछले 3 दशक में इसमें ये वृद्धि आई है. ये 3 दशक कहने का मतलब 1991 में जब भारत में लिबरलाइजेशन किया गया, अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की गई, उस उदारीकरण का बहुत ही गहरा असर पड़ा. पूरे इंडस्ट्री सेक्टर में पड़ा, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में कहीं ज़्यादा पड़ा. और आज हालात ये हैं कि सरकार ने कुछ जो स्टेप उठाए इसको बेहतर करने के लिए. तो पहला काम किया था 1991 में, वो ये हुआ था कि लाइसेंस बनाने की जो परंपरा थी कि विदाउट लाइसेंस ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप इंडस्ट्री में आप सेटअप प्लांट नहीं कर सकते हो, तो लाइसेंस राज से इसको मुक्त कर दिया. दूसरा काम किया था एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. विदेशी निवेशकों को प्रत्यक्ष रूप से 100% इन्वेस्ट करने के लिए फ्री कर दिया गया. उन्हें अनुमति दी गई कि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में 100% पैसा लगा सकते हो और अपना प्रोडक्शन बनाओ, बेचो, बस ओनली यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तीसरी चीज़, यही वो समय था उदारीकरण के बाद भारत में एक नए वर्ग, जिसको हम मध्यम वर्ग कहते हैं, मिडिल क्लास, इसका उदय हुआ. और ये नवधनाढ़ लोग जो थे, ये शौकीन भी थे और इनके पास पैसे भी आए. साथ साथ बैंकों ने भी लचीला रुख अपनाया और ऋण देने की जो उनकी प्रवृत्ति थी, उसमें उन्होंने खुद ज़्यादा रुचि दिखाई कि लोग कर्ज लें. तो ये सारी वजह थी जिसके चलते ये इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो किया. और ऑटोमोबाइल क्या करता है? इट प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड पैसेंजर्स. दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को या वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए ये एक साधन के रूप में काम करता है. बस ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम ये जानेंगे. इसमें अभी अपने देश में अगर देखें तो 15 ऐसे मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स बनाने के प्लांट्स हैं, जिसमें से 9 जिसमें व्यावसायिक वाहन बनते हैं एंड 14 जो है वो 2 और 3 व्हीलर कारखाने हैं बनाने के लिए. और ज़्यादातर ये जो फैक्ट्रियां लोकेटेड हैं, इसमें मुख्य रूप से दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु है. सेकेंड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. अगर
इसकी स्टेटस को देखें तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आज के डेट में 1.7% जीडीपी में योगदान करता है। लेकिन चूंकि आज इलेक्ट्रॉनिक और आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम सूचना तकनीक कहते हैं, इसको कंबाइंड रूप में लिया जाता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये तो कमाल का प्रोग्रेस किया है अपने देश में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 7.1% जीडीपी में योगदान करता है और 2.8 मिलियन लोग, 28 लाख लोग इसमें डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं और इनडायरेक्ट रूप से लगभग 6 मिलियन पीपल्स आर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। और जैसा कि पता है कि बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कैपिटल यानी राजधानी कहते हैं, उसे हब कहते हैं। और तकरीबन 20 लाख लोग हैं बेंगलुरु में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स में इंगेज हैं, रोजगार प्राप्त किए हुए हैं। दुनिया में हार्डवेयर का किंग माना जाता है चाइना, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का किंग जो है वो आज भारत माना जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक इसका इम्पोर्टेंस इस बात के लिए भी माना जाता है कि इसमें 30% जो रोजगार हैं वो महिलाओं के पास है, महिलाएं इसमें इंगेज हैं। और ये भी 1990s यानी 1990 के दशक में ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक रेवोल्यूशन के रूप में हुआ, और जिसका कि अपने देश में उसके पहले इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। ये इंडस्ट्री लगभग वैसी नहीं थी, नया था। लेकिन 1990s में ये सेटअप हुआ और उसके बाद से दिन दूनी रात चौगनी 1996 से लेके 2001 तक ये 4 से 5 साल में 3 गुना इसमें डेवलपमेंट हुआ, ये ज़्यादा वृद्धि हुई। और कुछ जो महत्वपूर्ण कंपनियां हैं जैसे सत्यम कंप्यूटर्स, विप्रो, टाटा, टीसीएस कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये सारी कुछ मुख्य कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर में भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुकी है। नाउ विल सी अबाउट इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में अभी सामने आई है। क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप होती है तो उसका ये साइड इफ़ेक्ट है। जहाँ तक भारत जो देश है तो यहाँ पे हालात कुछ ज़्यादा ही बदतर हैं। ये पॉल्यूशन होते हैं कई तरीके के, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन की अगर बात करें तो एयर पॉल्यूशन क्या है? एयर पॉल्यूशन इज काउज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एयर पॉल्यूशन का जो प्रमुख कारण है वो है बहुत ही ज़्यादा अनुपात में अवांछनीय गैस का वातावरण में कायम हो जाना, जिसमें मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, ये हानिकारक जहरीली गैसों का ये लिक्विड और सॉलिड दोनों ही रूप में वातावरण में, हवाओं में घुले होते हैं, फैले होते हैं। और इसका मुख्य जो कारण है वो इंडस्ट्री और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन, इसके द्वारा ये फैलता है। और ये इतना हानिकारक है कि ये ह्यूमन हेल्थ को तो प्रभावित करता ही है, एनिमल्स, प्लांट्स, इवन बिल्डिंग्स को भी ये प्रभावित करता है, उसके ऊपर बुरा असर डालता है। अगर कह सकें तो कुल मिला के पूरे एटमॉस्फेयर को ये इफेक्ट करता है। वाटर पॉल्यूशन, तो वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो वाटर पॉल्यूशन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्टेज और एफ्लुएंट्स जो हैं उसके द्वारा होता है। सभी कार्बनिक और अकार्बनिक औद्योगिक कचरे जो कि पानी में सीधे बहा दिए जाते हैं, उसके चलते वाटर पॉल्यूशन होता है। खास करके अगर देखें तो इसमें पेपर पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल्स, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये सीधे अपने कचरे को, चाहे वो तालाब में हो, तालाब के माध्यम से फिर नदियों में है, वो चल जाते हैं और जिसके चलते वो पानी प्रदूषित हो जाता है। पेस्टिसाइड्स, सिंथेटिक केमिकल्स, कार्बन, प्लास्टिक्स, रबर्स, ये सारी चीज़ें भी जो इंडस्ट्री में तैयार होती है, इसके जो भी जो कचरे होते हैं ये पानी में सीधे चले जाते हैं। ये घुलते नहीं हैं, ये पानी को प्रदूषित कर देते हैं। ये तीसरा अब है थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन of water occurs when hot water from factories and thermal plants is drained into rivers and ponds
बिफोर कूलिंग। इन थर्मल पावर प्लांट होते हैं जिसको ताप विद्युत घर कहते हैं या एटॉमिक पावर प्लांट, तो वहाँ पे जो पानी का इस्तेमाल किया जाता है उस पानी को बिना ठंडा किए जैसे ही नदी या तालाबों में बहा दिया जाता है, इसके चलते थर्मल पॉल्यूशन शुरू होता है। क्योंकि उसमें वो जो नियम है कि वो पानी को ठंडा करने के बाद ही उसमें वो उसकी बहाव होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही ये गर्म पानी सीधे उसमें डाला दिया जाता है तो एक्वेटिक लाइफ जो होता है, जलीय जीव, ये सारे खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। और इसका इतना ही नहीं, जब बारिश के मौसम में वो पानी जब बरसात के पानी से मिलता है तो वो पानी जैसे जैसे प्रवाहित होते हुए जहाँ भी जाती है तो अंडरग्राउंड में भी वो वाटर रिस के चली जाती है। इस स्थिति में अंडरग्राउंड पानी को भी वो प्रदूषित करता है। इसके साथ साथ वहाँ पे जो सॉइल पॉल्यूशन का भी वो कारण बनता है। अल्टीमेटली उसमें जब खेती होती है, फसलें पैदा की जाती है, तो उसमें जो अनाज होते हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषित हो जाते हैं। और कुल मिला के ये जब वो दूषित पानी और दूषित भोजन जब इंसान करता है तो वो उससे अनेक तरह की बीमारियां होती है। सॉइल की फर्टिलिटी भी प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट है नॉइज़ पोल्यूशन। अब नॉइज़ पोल्यूशन की बात करें तो नॉइज़ पोल्यूशन, इसकी भी जो शुरुआत होती है इसके लिए भी जिम्मेवार इंडस्ट्री है और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अनवांटेड साउंड इज एन इरिटेंट एंड ए सोर्स ऑफ स्ट्रेस। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, मशीनरी, जनरेटर्स एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स ऑल्सो मेक ए लॉट ऑफ नॉइज। और ये जो अवांछित आवाज़ जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, जैसे वैसी गाड़ियाँ चलती हैं जिसमें साइलेंसर नहीं होते, बहुत पुरानी होती है, कटी फटी आवाज़ उसमें से आती है, तो ये इरिटेट तो करता ही है, लोगों को उत्तेजित कर देता है और तनाव भी पैदा करता है। धीरे धीरे लोगों की जो सुनने की जो क्षमता होती है वो इससे प्रभावित होती है। कहीं ना कहीं इससे मानसिक दबाव भी महसूस होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन ये कैसे किया जा सकता है। तो एनवायरनमेंट डिग्रेड तो हो ही रहा है पोल्यूशन के चलते, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जहाँ तक हो सकता है तो इसके उपाय मिनिमाइजिंग यूज़, वाटर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो वाटर हम यूज़ करते हैं उसको बार बार रिसाइकिल करके अगर इस्तेमाल करें, और तो कम से कम एक तो यूजेस थोड़ा मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और रिसाइकिल करके अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता है। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, ये तो अनिवार्यतः लागू किया गया है कुछ राज्यों में, जैसे तमिलनाडु का एग्जाम्पल है, तो वहाँ पे तो सीधे सरकार एक्शन ले लेती है अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग युक्त अगर आप घर नहीं बनाते हो। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अपने यहाँ आदेश दिया है कि वैसे घरों बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहाँ पे ये सिस्टम आप छतों पे नहीं लगाते हो। ये बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद हॉट वाटर और जो एफ्लुएंट्स होता है औद्योगिक कचरे, इसको रिलीज़ करने के पहले आपको ट्रीटमेंट करना है, उसकी शुद्धिकरण करना है। और इसकी शुद्धिकरण के लिए आपको बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस जो भी अपनाने हैं वो सारे प्रोसेस अपना के इसको शुद्ध करना है। ये तो अपने आप में एक चैलेंज ही है। अब जैसे कि शोर होता है, नॉइज़ पोल्यूशन, तो इस पे भी ऐसे इक्विपमेंट्स इंडस्ट्री में लगाए जाएं, गाड़ियों में लगाए जाएं, ताकि कम से कम शोर हो। क्योंकि हम प्रदूषण को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते। जब इंडस्ट्री रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रहेगा, आवाज़ें तो आएंगी, प्रदूषण तो कुछ न कुछ होगा, लेकिन हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इतना मिनिमाइज हमें अवश्य करना चाहिए कि उसका नकारात्मक असर हमारे ऊपर न पड़े। जैसा कि हाल ही में एक सर्वे में बताया गया है, WHO के संस्था के द्वारा एक सर्वे जारी किया गया, जिसमें देशों में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसके बारे में एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट पिछले सप्ताह जारी की गई, जिसमें खास करके बिहार के पटना को हवाला देते हुए बताया गया है कि देश में पटना एक ऐसा शहर है जहाँ पे लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा, वो 5.5 साल कम हो गई है। ये बहुत ही एक सोचनीय और गहरी चिंता का विषय है। और इसका सीधा प्रभाव बताया गया क्यों ऐसा हुआ है, तो सीधा कारण है यहाँ पे पॉल्यूशन का ज़्यादा होना।
एनटीपीसी, अब एनटीपीसी का एक एग्जाम्पल दिया गया है, बहुत संक्षेप में हम इसको देख लेते हैं कि एनटीपीसी को यहाँ पे इसलिए दिया गया है ताकि इसी के आधार पे अगर हमारा इंडस्ट्री सेटअप हो और ये जो नॉर्म्स ये फॉलो करती है, अगर रेस्ट फैक्ट्रीज या कंपनी इस चीज़ को फॉलो करे तो शायद हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर पाएँ। अब एनटीपीसी के साथ एक प्री कंडीशन होता है कि कोई भी प्लांट जब ये नया लगाती है तो वहाँ पे पहले इसको इस बात को देखना पड़ता है कि 6 to 10 किलोमीटर का एक एरियाज़ होता है जहाँ पे प्लांट होते हैं, वहाँ पे ये ग्रीन एनवायरनमेंट सृजित करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं ताकि जो कुछ पॉल्यूशन वहाँ से निकल के आएगा उसको वो कंट्रोल कर सके। उसके बाद लेटेस्ट टेक्निक्स और जो भी इनके पास एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट होता है उसको हमेशा ये अपग्रेड करते हैं और अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो। औद्योगिक कचरे का निपटान, इसके लिए वो अपने यहाँ रिसाइकिल सिस्टम, चाहे वो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हो या फिर एस मैनेजमेंट हो, ये कंप्लीट रूप से करते हैं और उसके बाद ही उस कचरे को बाहर ये निकालते हैं। तो कुल मिला के अगर एनटीपीसी के तरीके को फॉलो किया जाए तो कहीं ना कहीं हम इस जो डिग्रेडेशन हो रहा है, जो क्षरण हो रहा है, उस क्षरण को, एनवायरनमेंट में जो क्षरण हो रही है उसको हम रोक सकेंगे, कम कर सकेंगे और ये केवल हमारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए भी ज़रूरी है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।